बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आप हैं अलवर की आवाज में। हमारे देश के मनीषियों का योगदान इस क्षेत्र में अद्भुत और अमिट रहा है। शून्य कुछ न होते हुए भी सब कुछ है, भारत की ही देन है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक एक लंबी फहरिस्त है भारतीय मनीषियों की। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और आधुनिक काल के रामानुजम इस क्षेत्र के वट वृक्ष कहे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय जगत के ख्याति प्राप्त गणितज्ञों की भी एक लंबी कतार है, जिन्होंने आधुनिक गणित हाईवे को एक सुदृढ़ और सुंदर आकार दिया, जिस पर कंप्यूटर युग की अथाह सूचनाएं आज निर्बाध गति से बह रही हैं। आधुनिक विज्ञान और नई तकनीक को भी गणित और गणितज्ञों ने सींचा है, जिसके फलस्वरूप मानव लंबी छलांग लगाने में सफल रहा है। आज मानव अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में नई संभावनाएं तलाश रहा है। गणित हुआ आसान के इस अंक में हमारा प्रयास होगा युवा पीढ़ी में गणित के प्रति रुचि पैदा करना और इस ओर आकर्षित करना। आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश पांडे और साथ में हैं कुछ स्टूडेंट्स। जानेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। क्या होता है ये, यानी कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, कैसे हम इसको अपनी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, क्या इसके फार्मूले हैं और कैसे इसको सोल्व किया जाता है, ये सब जानेंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या होता है स्क्वायर और क्या होता है स्क्वायर रूट। मैं अविनाश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT कैंपस MIA अलवर से। आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। मैं फनीश कुमार। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं आनंद प्रकाश हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार उपाध्याय। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आप वर्ग के बारे में क्या जानते हैं, बताइए फनीश, आप वर्ग के बारे में क्या जानते हैं? किसी भी नंबर को उसका दुगुना करना उसे वर्ग कह सकते हैं। किसी नंबर का दुगुना करना उसका वर्ग होता है। आनंद जी आप बताइए, क्या किसी नंबर का दुगुना करना उसका वर्ग होता है? नहीं सर, नंबर का दुगुना करना मतलब इनके अनुसार से तो ये हो गया कि अगर हम 2 गुने 5, अगर 5 हमारा कोई संख्या हम लेते हैं तो उसमें दुगुना कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नहीं होता है सर। किसी नंबर को हम लेते हैं और उसे उसी नंबर से हम गुना करते हैं तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम 5 लेते हैं और 5 से ही गुना करते हैं तो ये होता है हमारा 5 गुने 5 बराबर 25। तो ये सर हमारा 5 का वर्ग होगा 25। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो फनीश जी क्लियर हो गया आपका? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है अब? नहीं सर। किसी नंबर का वर्ग फाइंड करना होगा तो उस नंबर में उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा, तो जो नंबर आएगी वो उस नंबर का वर्ग कहा जाएगा। जी सर। ठीक है। जी सर। अब आते हैं वर्गमूल पे। आनंद जी आप बताइए कि वर्गमूल से आप क्या समझते हैं? वर्गमूल से मैं यही समझ रहा हूँ कि वर्ग जो मतलब वर्ग, जिस संख्या का वर्ग हम निकाल रहे हैं उसका जो मूल मतलब जड़, वही वर्गमूल। अच्छा, मेरे समझ से ही। अच्छा नीरज आप बताओ। सर वर्गमूल का सर मीन्स ये हुआ कि वो सर संख्या का जड़ कहाँ से, मतलब वो कहाँ से आया। जैसे 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो मीन्स ये कौन सा ऐसा संख्या है जिस संख्या में मतलब उसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हुआ। यानी 25 है तो ये जो है 5 से 5 में यदि गुणा करते हैं तो 25 प्राप्त होगी, तो उसी को सर हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 25 का वर्गमूल 5 है। वर्गमूल और वर्ग के बारे में आप लोगों को आपका जो भी आइडिया है उसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत
रूप से चर्चा करेंगे। जैसे ये बताइए कि अगर हम कोई क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? सूत्र? जी सर, भुजा स्क्वायर सर। भुजा स्क्वायर। तो जो भी वर्ग की भुजा दी गई होगी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब उसका वर्ग फाइंड करना पड़ेगा। वर्ग निकालेंगे तब उस जो भी आकृति जो वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम संख्या का वर्ग फाइंड करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें से कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे अगर 5 है तो 5 का वर्ग अगर वर्ग फाइंड करेंगे तो 25 आएगा। ऐसे ही 6 का अगर हम वर्ग करें तो 36 आएगा। ठीक है, तो जो 36 आ रहा है इसका इकाई अंक 6 है। जी सर। 25 आ रहा है तो इसका इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ नंबर्स होती हैं, इकाई अंक पर यही आएंगी तभी बोलेंगे कि ये किसी संख्या की वर्ग है। ठीक है, जैसे कुछ नंबर्स हैं, अगर इकाई अंक पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 यूं बोले तो 0, 1, 4, 5, 6 और अगर 9 इकाई स्थान पे किसी संख्या में आ रहा है तो इसका मतलब ये किसी संख्या के वर्ग हो सकते हैं। हाँ सर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये किसी संख्या के वर्ग होंगे ही। जी सर। जैसे आपने देखा कि 36 6 का वर्ग है। जी सर। लेकिन 36 में इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन 26 में भी 6 आ रहा है। जी सर। लेकिन 26 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इकाई के स्थान पे 6 है तो वो किसी संख्या का वर्ग होगा ही। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जी हाँ सर। ठीक है जी सर। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 का वर्ग फनीस आप बताओ। 1 का वर्ग 1 हुआ। 2 का वर्ग आनंद जी? 4 हुआ सर। 2 का वर्ग 4 हुआ। 1 का जैसे हम वर्ग फाइंड करते हैं तो 1 आ रहा है। 2 का वर्ग फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो बीच में कितनी संख्याएं छूट गई? 2 और 3। ये किसी का वर्ग नहीं आई। जी ठीक है, तो अगर हम 2 लगातार नंबर 1 और 2 का वर्ग निकाले हैं तो उनके बीच में 2 संख्याएं बच जा रही हैं। जी सर। मतलब कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है वो। जी सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 2 और 3 का निकालो, 2 का वर्ग आप बताना आनंद जी? 4 है और 3 का वर्ग 9 सर। तो 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं बच गई? 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8, 9 5 सर। सर 4 बचा सर, 4 बचा। जी सर। 4 संख्याएं बच गई, 5, 6, 7 और 8। हाँ सर 4। ठीक है, 1 और 2 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 संख्याएं बीच में बच रही हैं। 2 और 3 का वर्ग निकाला तो 4 संख्याएं बच रही है। वैसे ही अगर हम 3 और 4 का वर्ग निकालेंगे तो इसमें नीरज आप बताओ कितनी संख्याएं बचनी चाहिए? कितनी संख्याएं बच रही हैं? सर 8 बच रही हैं सर। 8 बच रही है। 3 और 4 का वर्ग निकाल रहे हैं तो सर 6 बच रही है। 6 बच रही है। 6 बच रही है। 6 बच रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब जैसे ही हम लगातार वर्ग फाइंड कर रहे हैं तो जैसे 1 और 2 का फाइंड किया तो उसमें 2 संख्याएं बीच में बच रही है। वैसे ही 2 और 3 का निकाल रहे हैं तो 4 संख्याएं हो गई। फिर 3 और 4 का निकाल रहे हैं तो 6 संख्याएं हो गई। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे के हम बढ़ते जाएंगे तो +2 संख्याएं आगे बढ़ती जा रही है। जैसे 1 और 2 में 2 बची, 2 और 3 का वर्ग में 4 बची, 3 और 4 में 6 बची, तो 4 और 5 में 8 बची। ये क्लियर है कि इस बेस पे 8 ही संख्याएं बचेंगी। तो सरफराज जी आप बताइए 4 और 5 के स्क्वायर में क्या वर्ग फाइंड कर रहे हैं यानी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो क्या 8 संख्याएं बच रही हैं कि नहीं? बच रही हैं। जी सर, बिल्कुल बच रही है। बच रही है। कौन कौन संख्याएं बच रही हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 सर। क्या ये 8 संख्याएं हो गई फनीश जी? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि अगर हमें पूछा जाएगा कि इस नंबर और इस नंबर के बीच 2 लगातार नंबर का अगर वर्ग कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि उसके बीच में कितनी संख्याएं बच रही है। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं हम वर्गमूल पे। तो आनंद जी आप बताइए किसी संख्या का वर्गमूल कैसे हम फाइंड करेंगे? कैसे विधि से आप फाइंड करते हो सर, निकालते हैं आप वर्गमूल? वर्गमूल सर हम लोग भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे सर 25 है, 25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल सर 5 होता है। 5 होता है क्योंकि सर ये वर्गमूल वो होता है सर जो मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं जी। किसी स्क्वायर का कौन सी ऐसी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर हमें वो
संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे अगर 5 गुने 5 हम करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। तो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 25 हुआ। और 5 के स्क्वायर को, वर्गमूल का इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट, मतलब 5 के स्क्वायर को हम लोग उसमें अंडर रूट कर देते हैं। तो वो जो स्क्वायर होता है, 5 का जो स्क्वायर है और ये जो रूट है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते। इस तरह हमारा 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 प्राप्त। फनीश जी, आप कोई और मेथड बताइए जिस तरीके से आप फाइंड करते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। मेरे अनुसार तो वर्गमूल वो हुआ सर, जैसे किसी संख्या की हमने वर्ग निकाल लिया और हमें पता है कि हमने किस संख्या का वर्ग निकाला है। तो अगर जो वर्ग हमने निकाला है उस संख्या को हम लोग शुरुआती वाली संख्या से भाग दे दें तो हमें उस वर्ग का वर्गमूल मिल जाएगा। जैसे अगर कोई संख्या है 25 और हमें पता है कि ये 5 वर्ग का है जिसकी वर्गमूल 25 है, तो हम 25 में अगर 5 से भागा देंगे तो वो भी 5 ही बन के आएगा, तो हमें उसका वर्ग मिल जाएगा, उस वर्गमूल का वर्ग मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए अगर कोई दूसरी संख्या अपने सामने आ जाए 111, तो कैसे पता करेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा? सर, जब हमें वर्ग नहीं पता रहेगा तो सर हम उस पे भाग ही दे सकते हैं सर। हर नंबर को भाग देकर चेक कर सकते हैं। मतलब आप भाग देंगे कि भाई किस संख्या से ये नंबर कटेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप भाग विधि से फाइंड करेंगे। जी सर। ठीक है, नीरज आप बताओ कोई और मेथड। हाँ सर, एक मेथड और है सर, वो सर अभाज्य गुणनखंड विधि है सर। सर अच्छा। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सर वर्गमूल निकाल सकते हैं सर। जैसे कि कोई भी सर, जैसे कि जिसको मालूम नहीं है कि किसका मतलब वर्ग है, किससे ये प्राप्त हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट सर यही है सर, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सर इसमें क्या करते हैं कि 2, 3, 5, 7 ये 4 संख्या को अपने माइंड में लिए रहते हैं हमेशा। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती है उन्हीं से। हाँ, बस इसी 4 से लेके हमको करना है 2, 3, 5, 7 से। तो सर जो भी सर अपना वो संख्या दिया हुआ है, अब इसमें 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, मतलब जब जैसे कट रहा हो उसको करेंगे और फिर उसका सर पेयर लेंगे। मतलब 2, जैसे कि 2 हुआ तो उसको 1 ले लिए, जैसे 2 यदि जोड़ा बनाएंगे मतलब। हाँ, जोड़ा बनाएंगे सर। तो फिर जोड़ा बनाएंगे तो फिर सर उसी को लेके फिर उस, जैसे कि अपना यदि 24 का है तो 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसा है। तो 24, तो 2 गुणे 2, तो एक तो 2 हो गया और फिर इधर 2 और 3 सिंगल बच गया, तो इसलिए 24 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ये हुआ। और तो ऐसे भी हो जाएगा, यदि 36 का यदि हम निकाल रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ऐसे में 36 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब देखो इधर से 2 और 3 भी 2 है तो उधर से 3, तो 2 गुणे 3 6। तो सर ये हुआ अपना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। बिल्कुल सही बताया आपने। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। उसको सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते हैं, ठीक है, और जो भी अभाज्य संख्याओं का हम जोड़ा बनाते, जब तक उसका लास्ट में 1 1 आ जाए, कैंसिल होने के बाद जो नीचे 1 1 बच जाएगा, मतलब 1 बचेगा, लास्ट में 1 बचेगा। फिर जितने भाग के जो जिससे हम भाग दिए हैं उनका जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाते बनाते अगर पूरा जोड़ा बन जा रहा है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पॉसिबल है, वर्गमूल उसका निकाला जा सकता है। और वो वर्गमूल 2 जोड़ा में से 1 लेंगे। जो भी 2 जोड़ा बना हुआ है हर जोड़े में से एक नंबर को लेते हैं और फिर सारे नंबर को गुणा कर लेते हैं यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दी गई संख्या का वर्गमूल हो जाता है। जी सर। तो वर्गमूल निकालना क्लियर हो गया। जी सर। यस सर। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनका वर्गमूल हम देख कर ही बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे 100 का वर्गमूल देखकर हम बता सकते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होगा। हाँ सर। जी सर एक सवाल, सर जिसका नहीं निकाल पाएंगे उसके साथ क्या करेंगे? जैसे मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया फिर। जैसे सर नीरज बताया कि 24 का सर नहीं निकाल पाएंगे, तो उसका भी कुछ तो होगा सर। हाँ, जिस संख्या का, जैसे इन्होंने पूछा, अच्छा क्वेश्चन है कि जिस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लिया। फिर अगर जोड़े आए हैं, जैसे इनका 24 था, 24 में 2 2 2 और 3 आया हुआ है, तो पहले 2 जो है 3 बार आया हुआ है लेकिन उसका जोड़ा नहीं बन पाया, जोड़ा एक ही बना हुआ है, 1 2 अकेले बच गया है और 3 भी अकेले बच गया। तो इन 2 जोड़े में से 1 को हम ले लेंगे, 2 जोड़े में से 1 2 ले लिया हमने, ठीक है। और जो 1 2 और 1 3 बचा हुआ है उसको हम, जैसे कि साइन एक होता है रूट ओवर साइन, इसको करणी बोलते हैं,
तो उस करणी में ही जिसका अभाज्य गुणनखंड से जोड़ा वाला फैक्टर नहीं हो पाया, गुणनखंड नहीं हो पाया, उसको उस जो साइन होता है, मतलब चिन्ह होता है वर्गमूल निकालने का, उस वर्गमूल के अंदर ही हम छोड़ देते हैं। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका जो जोड़ा है उसको हम वर्गमूल के साइन से, जिसको करणी बोलते हैं या रूट बोलते हैं, रूट ओवर, उससे बाहर निकाल लेते हैं जिसका जोड़ा बना है, और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको उसके करणी के अंदर ही, मतलब उसको सर्च भी बोलते हैं। हाँ सर, तो सर्च के अंदर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता उसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जितना पॉसिबल हो सके उतना उसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे 100 को लिया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, अंत में अगर 2 जीरो हैं, जी सर, तो उसका जब वर्गमूल हम फाइंड करेंगे तो उसका आधा, 2 जीरो है तो उसका आधा 1, उसके वर्गमूल में 1 जीरो आएगा। जी सर। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 जीरो है तो उसके वर्गमूल में 2 जीरो आएगा। जी सर। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो है तो उसका वर्गमूल पूरा हम नहीं बता सकते, मतलब उसका वर्गमूल हम पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, उसमें सर्च रूट में कुछ न कुछ या करणी में बच जाएगा। वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वर्गमूल हम उन्हीं संख्याओं का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है जी सर। सर एक सवाल था, आपने अभी बताया कि जैसे कोई भी वर्गमूल है और उसके अंत में 2 शून्य होंगे तो वो 2 शून्य 1 शून्य में बदल जाएंगे वर्गमूल में। हाँ जी, वर्गमूल में। हाँ जी। तो सर ये अंक अगर हम 200 लेते हैं तो सर उसका जो वर्ग होगा वो तो सर 1 शून्य में तो नहीं आता है सर। नहीं, ये जो बताया गया आपको, जो एग्जाम्पल दिया गया था 100, इसमें आपका पहला डिजिट 1 होना बहुत जरूरी है। हाँ सर। ओके जी सर। 1 होना बहुत जरूरी, सारी संख्याओं पे ये लागू नहीं होता है, इसमें पहला जो डिजिट है वो 1 होना बहुत जरूरी है। 1 भी सर, 4 भी। 1 मतलब पहली डिजिट पूर्ण वर्ग संख्या होना बहुत जरूरी है। 1, 4, 9 भी, उसके बाद 16। जी सर। पहली जो संख्या वो पूर्ण वर्ग होना जरूरी है। यस सर। तब तो सर दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे सर 1 में 2 शून्य था, 100, तो उसका 10 कर दिए, 1 कर दिए। अब जैसे फिर सर रहेगा 400 रहेगा, तो 4 में फिर 4 का अलग करेंगे और फिर 0, 2 जीरो उसका अलग अलग करना पड़ेगा। 400 रहेगा। जी सर। हाँ बिल्कुल, यही मैं बताने वाला हूँ कि अगर पहली जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या है और लास्ट में अगर सम संख्या में 0 है या इवन नंबर में हम 0 बोल सकते हैं, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं होती हैं, तो कोई पहली जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके बाद में जो 0 है वो सम संख्या में, मतलब वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस टाइप के हैं। तो हम जो 0 होते हैं, सम 0 में से जितने 0 होंगे उसको 2 से डिवाइड करके उस भाग देके आधा 0 ले लेंगे। 4 0 है तो उसको 2 से भाग के आधा करके 2 0 ले लेंगे। और जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल भाग विधि से या जो भी आपको विधि समझ में आए उससे फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 400 आपने बोला, तो 400 में 4 के दाहिने साइड में, मतलब 4 के बाद 2 0 है तो इसका आधा 1 0 हमने लिख लिया, मतलब इसके वर्गमूल में दाहिने साइड में 1 ही 0 होगा। और जो ये 4 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का वर्गमूल हम 2 गुणे 2 इसके गुणनखंड विधि से या भाग विधि से जैसे भी हो इसका गुणनखंड कर लिया। 4 का 2 गुणे 2, इसमें से दोनों पे जोड़े में आ गए, एक उसमें से ले लिया 2, तो 400 का वर्गमूल हो गया 20। क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। तो अब कोई नंबर दी जाएगी और उसके मतलब कि उसके दाहिने साइड में 0 लगा होगा, तो आप देखकर बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आएगा। हाँ सर, हाँ। 1 पर अगर 4 0 है तो उसका वर्गमूल कितना होगा? सर 1 पर 2 0। 1 पर 2 0। 1 पर 2 0। अगर 9 पे 6 0 है सर, 3 पे 3, 9 के बाद 3000 सर। 6 0 है, 3000 3000 होगा। 3000 मतलब 3 पे 3 0 हो जाएगा, क्योंकि आप 6 0 का आधा 0 ले लोगे, 3 0 और 9 का वर्गमूल आप निकाल लोगे भाग विधि से, तो वो 3 गुणे 3 मतलब 1 3 ले लेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आते हैं वर्गमूल और वर्ग का एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहाँ हम करते हैं। जी सर। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई वर्ग दिया होता है, उसका हम क्षेत्रफल फाइंड करना चाहते हैं, तो जो भी उसकी भुजा होती है, क्योंकि एक वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की जो भुजा है उसका हम वर्ग कर लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका भुजा फाइंड करने में भी हम करते हैं, उसका भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे नीरज आप बताओ? सर वर्गमूल निकाल के सर, उसका वर्गमूल निकाल करके हम
वर्ग की भुजा फाइंड कर लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक सर है। एक सवाल सर, वर्ग और वर्गमूल का सर हमारे दैनिक जीवन में सर क्या उपयोग है? वर्ग और वर्गमूल का, जैसे आपका जो घर होता है जी नॉर्मली, सर। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो वर्ग टाइप का होता है। जी सर, वर्गाकार वर्गाकार होता है। तो दैनिक जीवन में यही है कि जैसे आप कहीं कोई प्लॉट वगैरह ले रहे हो, जी सर, तो उसका वर्ग के अकॉर्डिंग ही वर्ग लेंगे। मतलब उसके वर्ग के एक प्लॉट वगैरह लिए हो, तो उसमें जो आप दीवार अपने घर को बनाने के लिए जो भी आप एस्टिमेशन करते हैं, कोई प्लानिंग करते जी हैं, सर। ठीक है, तो उसमें आपका इस आयताकार दीवार आ रही है या आयताकार उसका माप आ रहा है या वर्गाकार आ रहा है, तो वहां पे हम देख लेते हैं। अगर हम नहीं जानते होंगे कि वर्ग क्या है, तो फिर हम नहीं बता पाएंगे कि हमारा जो घर है, जो दीवार है, वो वर्गाकार है या फिर आयताकार है। हाँ ठीक है। जैसे सर अगर टाइल्स लगवाना हो घर में तो वो हाँ, जी सर। नहीं तो जैसे आपका घर है, टाइल्स लगवानी है आपकी दीवार पे या छत पे ही, जी तो सर। छत का जो एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया है, तो उस टोटल एरिया को जो भी आपकी टाइल्स होंगी वो नॉर्मली स्क्वायर में ही होती हैं, जी सर। वर्गाकार ही होती जी है। सर, जी तो उस अपने एक टाइल्स की एरिया को फाइंड कर लोगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लिए और टोटल जो फ्लोर है उसका क्षेत्रफल फाइंड कर लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कितनी टाइल्स आप परचेज करोगे मार्केट जी से, सर। तो आप जो टोटल एरिया है इसकी एरिया को टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो जो भी नंबर आएगी, इसका संख्या मतलब हो उसके जाएगा लिए टाइल्स का। उतनी टाइल्स की लगेगी। जरूरत अनुमान पड़ेगी मतलब आपको। सर हम लगा सकते हैं कि हम हाँ, लगभग इतनी कितना टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी सर, बिल्कुल सर। जी सर। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि टाइल्स आपकी वर्गाकार ही हो, वो भी आयताकार हो सकती जी है। सर। लेकिन वर्ग वर्ग का एग्जाम्पल आप घर के तौर पे आराम से ले सकते हो। जी सर। ठीक है। या फिर क्यूब होता है, क्यूब में भी जो फेसेज होते हैं वो वर्गाकार ही होते हैं। जी सर। जैसे आप ये जो खेलते हो मैजिक डिस्क सर, मैजिक डिस्क है, उसका जो फेसेज उसकी होती है, उसकी मतलब सतह, वही वर्गाकार ही होती है। जी सर। ठीक है। वर्ग के मिलने से ही घन बनता है, जी तो वो घनाकार होती है, तो वो भी मतलब कि वो उसकी जो फेसेज है वो वर्गाकार होती है। जी सर। ठीक है। मान लीजिए किसी संख्या में 4 शून्य है जी सर। और वो किसी का वर्गमूल है, जी सर। तो वो कौन सी संख्या होगी जिसका ये वाली 4 शून्य वाली संख्या वर्गमूल है? तो वो संख्या आप बताइए, उस संख्या में कितने शून्य होंगे सर, जिसका ये वर्गमूल है? सर 8 शून्य होगा सर। एक बार सर और फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल दिया हुआ है जी सर। और इस वर्गमूल में 4 शून्य है, जी सर। जिस संख्या का ये वर्गमूल है उस संख्या में कितने शून्य होंगे? 8 शून्य होगा सर। 8 शून्य होंगे सर। 8 शून्य होंगे, जस्ट इसका दोगुना यानी 8 शून्य होंगे। जी सर। ठीक है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 2 शून्य है, उस संख्या के वर्ग में कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होगा 4 सर। सर। 4 शून्य होंगे। हाँ, सर। या तो वो संख्या पूछ ली जाए या उस संख्या का वर्ग पूछा जाए, दोनों बात एक ही है। जी सर। ठीक है। अब वर्ग का उपयोग हम पाइथागोरस ट्रिक फाइंड करने में भी करते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। तो पाइथागोरस ट्रिक के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है? सर ये जो पाइथागोरस ट्रिक है उसके अनुसार 2 छोटे नंबर का वर्ग का जोड़, उसके जो वो देगा वो तीसरा नंबर जो मिलेगा हमें वो उन दोनों छोटे नंबर का वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। वर्ग के बराबर होगा। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिक हैं। जी जी सर। ठीक है। नीरज, आप कोई एग्जांपल बताओ पाइथागोरस ट्रिक का। हाँ, जैसे कि सर 3, 4, 5 लेते हैं, तो इसमें सर जो छोटा वाला लेते हैं, जैसे 3, 4 हो गया और सबसे बड़ा 5 हुआ, तो जो छोटा वाला दोनों है 3 का जब वर्ग करेंगे और 4 का जब वर्ग करेंगे और दोनों को सर जब आपस में जोड़ देंगे तो सर जो बड़ा वाला जो है उसका वर्ग करने के बराबर आ जाएगा। जैसे 3 का जो वर्ग निकालेंगे तो 9, 4 का वर्ग 16, 9, 16 दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और उधर 5 का भी यदि वर्ग निकाल दें तो 25, तो ये इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो सर ये पाइथागोरस ट्रिक है, ये जो तीनों है वो पाइथागोरस ट्रिक है। सर हाँ। हम एक और संख्या बताना चाहते हाँ, हैं। बताइए। सर जैसे हम 6, 8 और 10 लेते हैं, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। तो सर ये दोनों 10 से छोटी संख्याएं हैं। तीसरी जो हमारी 10 संख्या है उससे ये दोनों छोटी हैं। तो 36 और 64 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 100 होता है और 10 का वर्ग भी 100 होता है। तो मतलब ये दोनों सर 2 छोटी संख्याओं का योग का वर्ग, या फिर ये हम कह सकते हैं कि 2 छोटी संख्याओं का वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, वो सर पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। हाँ सर। जी सर। 2 छोटी संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वो पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। हाँ। जैसे सरफराज कोई और एग्जांपल आप बताइए। जैसे सर आनंद ने बताया कि एक संख्या हमने 8 ले लिया
हाँ। और एक संख्या हमने 6 ले लिया। हाँ। 8 का वर्ग 64 हो गया। हाँ। और 6 का वर्ग 36 हो गया। हाँ। तो सर इसको वर्गमूल के अंदर रख करके हाँ। हम इस दोनों संख्या को आपस में जब जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा। और जब इस 100 को वर्गमूल को हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह हमारा 10 होगा, जो यानी कि 10 का वर्ग परफेक्ट वर्ग है। तो इसी विधि को हम पाइथागोरस विधि कहेंगे। ठीक है। आनंद जी, आप कोई और एग्जाम्पल दीजिए। जी सर, 5, 12 और 13 इसको कैसे कर सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक है? सर 5 का वर्ग होता है 25, हाँ जी। 12 का 144 हाँ और जी। 13 का 169। हाँ जी। जब 144 और 25 को जोड़ते हैं तो वो 169 के बराबर हो जाता है। हाँ जी। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर हुआ, अर्थात ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट किस टाइप की संख्याओं को कहते हैं, या इसको पाइथागोरस ट्रिक भी कहते हैं। जी सर। ठीक है। अब आते हैं कुछ और वर्ग के बारे में, कुछ उनकी और गुणों को जानते हाँ, हैं। जैसे किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ सर। क्रमागत मतलब क्या हुआ? क्रमागत का मतलब हुआ, जैसे बोला गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रम का मतलब जस्ट उसके बाद आने वाली, जी तो 2 क्रमागत धनात्मक मतलब पूर्णांक। लगातार से। लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार, हाँ, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव। ठीक है। जैसे 7 का वर्ग 49 है, हाँ। तो इसको हम 24 और 25 हाँ। 24 और 25 ये क्रमागत धन पूर्णांक हो गए, इसके रूप में व्यक्त किया जा रहा है इसको। जी सर। 7 का वर्ग 49 हो गया, और 49 को 24 और 25 से दोनों लगातार धनात्मक पूर्णांक है, मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जी है। सर। तो ये एक वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि विषम संख्या के वर्ग को हम 2 धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 क्रमागत संख्या हमारा एक 40 आ गया, उसका क्रमागत हम आगे बढ़ेंगे तो 41 आ गया, यानी वो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 81 आएगा, जो 9 का एक वर्ग है। जी एक वर्ग है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई 9 का वर्ग 81 है, तो 81 को हम 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 40 और 41 में व्यक्त कर सकते हैं। जी सर। इनकी योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। अब आते हैं कुछ और उनके गुणों के बारे में। जैसे n+1 के वर्गों के बीच में 2n संख्या है जो वर्ग नहीं है। हाँ सर। अगर n का वर्ग ले और n+1 का वर्ग ले, हाँ सर। मतलब 2 लगातार संख्याओं का वर्ग करे, जी सर। n का वर्ग करे और n+1 का वर्ग करे, तो उसके बीच में 2 गुणे n, मतलब 2n संख्याएं ऐसी होंगी जो वर्ग नहीं है। हाँ सर। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 1 और 2 ले लीजिए। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। 1 और 4 के बीच में 2 गुणे 1 संख्याएं हाँ हैं सर। जिनका वर्ग हम नहीं कर सकते, हाँ सर। बिल्कुल। जो वर्ग नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। जी सर। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल दीजिए। अगर सर मान लीजिए हम 2 और 3 लेते हैं तब? तो 2 का वर्ग 4 जी सर। और 3 का वर्ग 9। तो 4 और 9 के बीच में जी सर। 2 गुणे n, मतलब 2 गुणे 2। 2 गुणे 2, 4 संख्याएं होनी चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 4 और 9 के बीच में एक 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये 4 संख्याएं है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जी सर। जी सर। तो इस तरीके से कोई भी हम 2 वर्ग लगातार संख्याएं लेकर के ये देख सकते हैं कि उसके बीच में छोटी वाली संख्या, जी सर। जी सर। 2 इंटू छोटी वाली नंबर ले लेंगे, उतनी संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं होता। कोई और एग्जाम्पल बताइए फनीश जी आप। सर 5 और 6 सर। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36। आप इसके बीच में काउंट कीजिए कितने नंबर आ रहे हैं 25 और 36 के बीच में। सर 10 आएंगे सर। 10 संख्या आ रही है, तो 2 गुणे छोटी वाली संख्या 5, 2 गुणे 5 मतलब 10 संख्याएं 25 और 36 के बीच में आएंगी। तो इस बेस पे हम इसका जनरल बना सकते हैं कि अगर n और n+1 का वर्ग करें तो उनके बीच में 2n संख्या ऐसी आएंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जी सर। कुछ और इसके गुण पे चलते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक हैं तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पे पहले ही हाँ बताया सर। हाँ सर। ठीक है। अब आते हैं, अगर कोई संख्या वर्ग है और उसके अंत में शून्य है तो वो शून्यों की संख्या हमेशा सम ही होंगी। हाँ सर। ये तो सर आप बता भी चुके हैं। ये भी ऑलरेडी हाँ, डिस्कस हो चुका है। हाँ। चलिए आज तो हम वर्ग और उसके वर्गमूल
और उसका यूज जहां हम करते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में आज हमने सीखा। और अगले चैप्टर में हम घन और उसके घनमूल वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या होता है स्क्वायर और क्या होता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं, कैसे इसको हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं और क्या इसके फार्मूले हैं। अच्छे से आपको अब पता चल गया होगा। तो अब कभी भी अगर कहीं भी आपसे कोई पूछे कि भाई वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो हमें उम्मीद है कि आप झट से बता देंगे उनको कि भाई ये वर्ग होता है और ये वर्गमूल होता है। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश पांडे और साथ में थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमसो मा ज्योतिर्गमय